आगे है चैप्टर नंबर 2, डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स, प्रोविंस टू डिवाइडेड इनटू डिवीजन्स एंड पर डिस्ट्रिक्ट। इसमें क्या होता है कि एक हमारा सूबा जो सूबा पंजाब है, मजीद आगे क्या होता है डिवाइड हो जाती है, कहाँ पे डिवीजन्स में, डिवीजन फर्दर डिवाइड हो जाती हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, और डिस्ट्रिक्ट्स जो होते हैं फर्दर डिवाइड हो जाते हैं तहसील्स में, तहसील क्या मजीद डिवाइड हो जाती है सब तहसील्स में, ठीक है। डिवीजन, सब डिवीजन, फिर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से फिर तहसीलदार, तहसीलदार से नीचे आता है नायब तहसीलदार। इस तरह से फिर इनकी कैटेगरी चलती जाती है। एक जो डिवीज़न होती है इसमें दो या दो से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं इसमें दो या दो से ज़्यादा तहसीलें होती हैं। और जो जितने ये डिवीजन जो होते हैं गवर्नमेंट बनाती है, और गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन पे ये एक सूबे में जितने ज़्यादा वो गवर्नमेंट चाहती है उतनी ज़्यादा डिवीजन बनाती है, उतने ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। ये गवर्नमेंट का काम है, ये गवर्नमेंट के ही करती है, लैंड रेवेन्यू का नहीं। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट टू डिवाइडेड इंटू सब डिवीजन। देखिए आप मजीद वो कह रहे हैं कि मैंने पहले भी आपको बता दिया, पहले डिवीजन हो गए, डिवीजन से क्या बन गया, डिस्ट्रिक्ट्स बन गए, डिस्ट्रिक्ट से क्या बन गया, मजीद सब डिवीजन में क्या बन गया। देखिए गवर्नमेंट में भी नोटिफिकेशन डिवाइड डिस्ट्रिक्ट्स इंटू सब डिवीजन आर तहसील्स में तकसीम हो जाती हैं। ये भी सब तहसील्स होते हैं, ये एक हो सकते हैं, ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ये कई हो सकते हैं। ये गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन पे डिपेंड करता है, जैसे गवर्नमेंट चाहती है ये वैसे ही होते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 जो है अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, इनको अपॉइंट कौन करता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपॉइंट करता है इनको, ठीक है। अब इनकी क्लासेस हैं, इनको कैसे कैसे अपॉइंट किया जाता है, इनकी भी आगे पहले हमने डिवीजन देखा, सब डिवीजन देखा, उसके बाद फिर अब इनके अपॉइंटमेंट इन्हीं सब जगहों पे अब इनके ऑफिसर्स आते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं। जो सबसे हाई अथॉरिटी है वो होती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बाद आता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू के बाद कमिश्नर, कमिश्नर के बाद कलेक्टर, कलेक्टर के बाद असिस्टेंट कमिश्नर, फिर असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड, फिर असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ सेकंड ग्रेड, ठीक है। अब इनके अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनके अपॉइंटमेंट जो होते हैं कमिश्नर और कलेक्टर्स के होते हैं, एक ही लेवल के होते हैं, ठीक है। जो कमिश्नर्स होते हैं वो डिवीजन लेवल पे होते हैं, जो कलेक्टर्स होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे भी हो जाते हैं कि जो एडिशनल कमिश्नर्स होते हैं वो भी ऐड हो सकते हैं, किसी भी डिवीज़न में लग सकते हैं, एडिशनल कमिश्नर लग सकते हैं डिवीज़न में। और बाज़ औक़ात ऐसे भी हो सकते हैं एडिशनल कलेक्टर की पोस्ट भी निकाली जा सकती है, वहाँ पे उसको भी हाई किया जा सकता है। ये कहाँ पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर एंड असिस्टेंट कलेक्टर। असिस्टेंट कमिश्नर जो होता है ना वो भी होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ठीक है। असिस्टेंट कलेक्टर जो होता है वो भी इसी लेवल पे ही होते हैं। लेकिन अब देखिए मज़ीद इसमें एक चीज़ देखें, ये इसमें के ग्रेड्स आ जाते हैं। असिस्टेंट कलेक्टर्स ग्रेड 1, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2, ये देखिए लाइन 2 में बता भी रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इज इट मे बी डीम्ड एक्सपीडेंट। अब पॉइंट 2 में कहते हैं कि गवर्नमेंट में प्लेस द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सब डिवीजन इन द चार्ज ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर एंड कन्फर एनी पावर कलेक्टर सब सेक्शन ए ऑफ सेक्शन 16, ठीक है। अब जो होते हैं ना असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, असिस्टेंट कलेक्टर जो होते हैं ना, इनके पास ये पावर्स होती हैं कि वो क्या करें, कंट्रोल संभाले किसका, डिस्ट्रिक्ट के लेवल का, ठीक है। आगे मज़ीद आता है डिस्ट्रिक्ट तहसीलदार। अब देखें ये आर्टिकल हमें आपने याद करने चाहिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे जितने भी हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं ना उसके साथ में हमने उनकी हेडिंग्स भी पढ़ी हैं। तहसीलदार पहले जैसे कि 11 है तहसीलदार के रिलेटेड है। अब इसका चीफ ऑफिसर जो होता है ना लैंड रेवेन्यू का, वो क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ तहसील शैल बी कॉल्ड द तहसीलदार। जो बोर्ड रेवेन्यू जो होता है ना, जो एक ऑफिसर वो क्या करता है, अपॉइंट करते हैं तहसील लेवल पे, उसको क्या कहते हैं, तहसीलदार कहते हैं, ठीक है। उसके पास इतनी पावर्स होती है, उसके पास ये ड्यूटी होती है कि वो क्या करे, वो असिस्टेंट कलेक्टर एज मे बी कन्फर्ड बाय अंडर एक्ट, और इसको बाज़ का असिस्टेंट कलेक्टर भी कहा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अब पीछे थी अपॉइंटमेंट की बातें हो रही थी, अब आगे इनका कंट्रोल, जो सुपरिटेंडेंट्स एंड कंट्रोल ऑफ रेवेन्यू बोर्ड, रेवेन्यू ऑफिसर्स, सबसे ऊपर होते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसको देख रही होती है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को देख रही होती है। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या कर रहे होते हैं, वो नीचे अपने उनके अंडर जो काम कर रहे होते हैं ना, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और जो होते हैं सब डिवीज़न लेवल पे, जो कमिश्नर्स होते हैं और जो कलेक्टर्स होते हैं उनको देख रही होती है डिवीज़न और उसके कलेक्ट लेवल पे, ठीक है। अब उसके बाद आते पावर डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस एंड विदड्रॉ द ट्रांसफ़र केसेस। अब इसमें सॉरी एक चीज़ मैं भूल गई, जो अब जो होते हैं ना कमिश्नर होते हैं
और जो कलेक्टर्स होते हैं वो मज़ीद अपने अंडर जो आते हैं उनके आते हैं एडिशनल कलेक्टर्स आते हैं, असिस्टेंट कलेक्टर्स आते हैं, या एडिशनल कमिश्नर आते हैं, एडिशनल कलेक्टर्स आते हैं, उनको सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं। और मज़ीद जो नीचे वाले लोग होते हैं ना, वो होते हैं मज़ीद नीचे तहसीलदार लेवल पे जो होते हैं उनको देख रहे होते हैं, उनको हेड कर रहे होते हैं। उनको उस तहसील लेवल पे जो उनके हेड होते हैं ना, उनको तहसीलदार कहते हैं। उनके बोर्ड ऑफ रेवन्यू के अंदर एक टीम होती है जिनको मज़ीद रेवन्यू ऑफिसर्स को देख रही होती है, ठीक है। अब इसके पास ये पावर होती है, किसी भी मामले को देख सकते हैं, संभाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हो, केसेस को ट्रांसफ़र भी कर सकती है। ये एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में कर सकती है, ये एक तहसीलदार से दूसरी तहसील में ट्रांसफ़र कर सकती है, ये कमिश्नर से दूसरे कमिश्नर के पास भेज सकती है। इनके पास होते हैं, क्योंकि इनके साथ के पास लैंड एक ही होती है, तो ये सारे एक जैसे होते हैं, एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। आगे कम्बिनेशन ऑफ ऑफिस, इनके जो एक ही रूम है, बड़ा सारा रूम है, उसमें ना एक ही लोग, अगर 70 ग्रेड के लोग हैं कुछ, तो वहाँ पे 70 ग्रेड्स के एक से ज़्यादा ऑफिसर भी वहाँ पे बैठ सकते हैं। और लेकिन होंगे ग्रेड इनका सेम ग्रेड, वैसे कि असिस्टेंट कलेक्टर्स हो सकते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हो सकते हैं, या फिर असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कलेक्टर दोनों अगर है तो इस तरह से हो सकता है, या फिर कमिश्नर और कलेक्टर हो सकते हैं, या फिर एडिशनल कलेक्टर, या फिर एडिशनल जिनका बेसिक स्केल सेम होता है, तो वो एक ही रूम में बैठ सकते हैं। एक से ज़्यादा ऑफिसर्स एक रूम में कंबाइन कर सकते हैं, आर्टिकल 15 कहता है। अब इनके पास रेवेन्यू बोर्ड जो होता है ना, इनके पावर्स की बात हो रही है। पीछे थी एडमिनिस्ट्रेशन की बात, अब है पावर्स की बात। अब किसके पास कितनी पावर होती है, ठीक है। जो गवर्नमेंट होती है ना, वो क्या कहती है, वो सारे मामलों को देख रही होती है। वो सबसे पहले किसको देती है ऑर्डर्स, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसको देते हैं ओवर ऑर्डर्स, कमिश्नर को देता है या फिर कलेक्टर को देता है, ठीक है। उसी तरह से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो होते हैं एक नोटिफिकेशन जारी करता है, वो कहता है असिस्टेंट कलेक्टर्स को और असिस्टेंट सुपरवाइज़र जो होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर जो होते हैं, उनके पास पावर से शिफ्ट कर देती है। वहाँ से उनकी जो पावर्स होती हैं ना मज़ीद आगे जाती हैं किसके पास, अंदाज़ा बताओ किसके पास जाता होगा, किसको पता है? नहीं पता। असिस्टेंट कलेक्टर्स के पास या असिस्टेंट कमिश्नर्स के पास। इसी तरह से पीछे जो मैंने बताई थी आपको, एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन मूव करती है वैसे ही पावर्स मूव करती हैं, ठीक है। रेवेन्यू ऑफिसर का काम क्या होता है, इनका यही होता है कि लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करना पूरे पंजाब से। रिटेंशन ऑफ पावर बाय रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑन ट्रांसफ़र, अगर एक कोई ऑफिसर अगर असिस्टेंट कलेक्टर है या फिर कलेक्टर है या फिर एडिशनल कलेक्टर है, तो वो अगर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी लेवल पे है ना, तो अगर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उसको ट्रांसफ़र किया जाए तो उसको सेम कंडीशन या फिर उसको ट्रांसफ़र जो है मज़ीद क्या है उसका नाम भूल गया मुझे, प्रमोशन के साथ ही उसको शिफ्ट किया जाएगा। अब है चैप्टर नंबर 4, प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। रेवेन्यू ऑफिसर जो है उनका प्रोसीजर क्या होता है। सब ऑर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, सब ऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि रेवेन्यू ऑफिसर जो होते हैं उनके अंडर एक टीम होती है जो उनको हर चीज़ एक एक चीज़ को वो देख रही होती है, किस चीज़ों को देख रही होती है, वो टाइम को देख रही होती है। उनके मुख्तलिफ काम से मुख्तलिफ मतलब कोई अकाउंट्स में आ जाता है, कोई आ जाता है, लेकिन सपोज करें ये लैंड की बात हो रही है ना, कोई क्या कर, एक बंदा होगा संभाल होगा अकाउंट्स को संभाल होगा, दूसरा फसलों को देख रहा होगा, एक बंदा और होगा जो उनको सर्वे कर रहा है, एक बंदा और होगा जो कलेक्शन में होगा। ये एक पूरा डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जो मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। अब उसके बाद है पावर्स टू मेक रूल्स एज टू प्रोसीजर। ये किसके पास होती है पावर, ये है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास होती है। मुख्तलिफ ये या फिर ये अमेंडमेंट्स कर सकती है, लेकिन इसके फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर सकती है, मज़ीद अप्रूव इसको गवर्नमेंट ही करती है। लेकिन ये रूल्स में जो चेंजिंग है, रेगुलेशंस जो करती है, रूल्स बनाती है, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाता है। अप्रूव कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, और उसके बाद ऑपरेशन में आ जाता है और उसके फिर सारे अपने लोग उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए ये किस चीज़ के रिलेटेड रूल्स बना सकती है, ये प्रॉपर्टी को मूव करने के रिलेटेड आ सकती है, इसमें टैक्स लेने के रिलेटेड आ सकती है, ठीक है। ये इनके जो मामलात होते हैं ना, रेवेन्यू ऑफिसर्स के मामलात, ये सिविल कोर्ट्स में नहीं होते इनके मामले, इनकी अलग इनकी कोर्ट्स होती है जो इनको रेवेन्यू कोर्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। आगे पर्सन बाय होम अपीयरेंस एंड एप्लीकेशन में बी मेड बिफोर एंड टू रेवेन्यू ऑफिसर्स। अगर एक शख्स है वो अपीयरेंस वो ज़ाहिर वो ना हाज़िर हो जाता है और वो दरख्वास्त देता है रेवेन्यू बोर्ड के सामने, वो कहते हैं, तो उसके बाद उसको क्या कहा जाएगा,
ठीक है। एक शख्स है जो कहता है कि ना या तो ये पार्टी देती है या फिर वो क्या करता है, अपना एक बंदा भेजता है। वो कहता है कि ना वो अपना एक ख़त भेजता है। मेरी बात सुनो, ये थोड़ा सा याद करने वाला नहीं है, बस समझ रहे हैं। इसमें क्या होता है कि ना एक अपेयरेंस बिफोर एक रेवेन्यू ऑफिसर है, वो ना किसी भी पर्सन को ना जिस पेपर या तो फिर वो एरियर्स होगा या फिर वो डिफ़ॉल्टर होगा, उन बंदों को ना एक एप्लीकेशन भेजेगा या उनको एक पैगाम भेजेगा। वो बताएगा कि आपकी पार्टी में से कोई या वो खुद बंदा आके हमारे सामने पेश हो, ताकि कोई भी जो भी मामला था उनसे डिस्कशन करके सॉल्व किया जाए। ठीक है। या फिर क्या होगा, इफ़ द फीस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर शैल नॉट बी अलाउड एट एनी कॉस्ट। वो कहते हैं इसमें किसी किस्म की रेवेन्यू ऑफिसर जो होते हैं उसमें किसी किस्म की फ़ीस नहीं दी जा सकती। ये सारा काम जो गवर्नमेंट कर रही होती है ना, तो उनको ही किसी किस्म के चार्जेस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कभी कभार अगर उनको फ़ीस करने की ज़रूरत पड़ भी जाती है ना, तो ये इतनी कम होती है कि अफोर्ड की जा सकती है। उसके बाद पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर टू समन पर्सन टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। अब एक शख्स है, उसको बार बार बुलाया जा रहा है लेकिन वो नहीं आ रहा, तो तब वो क्या करेगा। इसकी ये बात है, कहते हैं कि एक रेवेन्यू ऑफिसर जो है एक समन भेजता है, ख़त भेजता है, कहता है कि हमारे साथ हाजिरी हो, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा टाइम दफ़ा वो भेज देता है लेकिन रेवेन्यू ऑफिसर के सामने वो शख्स नहीं आता। तो फिर वो क्या किया जाए। कहते हैं कि उसको या तो वो बॉन्ड टू अपीयर एट द टाइम एंड प्लेस मेंशन इन समन में ना बताई जाए कि इस जगह पे और इस वक्त इसको हाजिर हुआ जाए, लेकिन वो पर्सन क्या कहता है, वो नहीं आता। इफ़ द समन सो अलाउड बाय एजेंट और लीगल प्रैक्टिशनर, या उसके वकील को या उसमें से किसी ऐसे बंदे को दी जाए जो वाकई उस तक पहुँचा सके। ठीक है। और आगे मज़ीद क्या देते हैं, इसके एग्जाम्पशंस जो है ना, आगे वो PPC में हम पढ़ चुके 132 एंड 133 एक्ट के तहत। तो ठीक है, ये पावर जो रेवेन्यू ऑफिसर्स की ये पावर होती है कि वो किसी को भी समन भेज सकती है सबूत देने के लिए या फिर एक कोई भी डॉक्यूमेंट को सबूत के तौर पर लाने के लिए। ठीक है। इसमें जो होता है कि जिस बंदे को अगर समन कोई ख़त भेज दिया जाता है ना, तो उसके ऊपर लाजिम हो जाता है ना कि वो रेवेन्यू ऑफिसर के साथ आके मिले और बातचीत करे और ठीक है उसकी एग्जामिन करे, उसको अपने एक स्टेटमेंट दे ताकि वो एक कागज़ बनाया जा सके, सबूत पेश किया जा सके। ठीक है। और इसके लिए जितने भी मामला थे उसको हल किए जा सके। समन टू बी राइटिंग इन साइंड एंड सील्ड। अब वो कहते हैं कि जो समन से जो खाता होता है ना, वो अब देखिए सबूत के लिए अब उसे बोर्ड रेवेन्यू उसको बुलाया, बुलाने के बाद वो सामने हाजिर हो गया। हाजिर होने के बाद उसने अपने बयान दिया जिसको एक लिख दिया गया, और उस लिखने के बाद उसको क्या किया गया, उसके ऊपर सील कर दिया। कहते हैं कैन राइटिंग इन डुप्लीकेट एंड शैल स्टेट द पर्पज ऑफ विच इट इज़ इशूड ए शैल बी साइंड बाय रेवेन्यू ऑफिसर शोइंग इट। और जिस बंदे ने, जिस रेवेन्यू ऑफिसर ने ये बयान लिया था उसका भी उसको साइन करवाए जाएंगे, उसके बाद इसको सील किया जाएगा और उसको इस तरह सील कर दिया जाएगा। और उसके बाद मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन। अब समन जो है किस तरीके से भेज सकते हैं। एक समन जो है रेवेन्यू ऑफिसर जो है एक समन इशू करता है। ठीक है। ख़त भेजता है, ख़त या बुलावा, इसको समन बुलावा भी कह सकते हैं। ठीक है। ए पर्सनली ऑन द पर्सन टू होम इट इज़ एड्रेस, जिसको बुलाया जाता है और फेलिंग हिम उनको लाया जाता है, और भी ऑथराइज एजेंट और मेंबर ऑफ हिज फैमिली यूजली रिजाइडिंग विद हिम, या तो फिर उसके कोई किसी वकील से या फिर उसके जहाँ पे रहता है उस जगह पे या फिर किसी भी रिश्तेदार को ये समन दिया जा सकता है। कहते हैं इफ़ सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड इन द मैनर्स प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन इफ़ द एक्सेप्टेंस ऑफ सर्विस इज़ रिफ्यूज। अगर किसी वजह से वो जो है वो समन भेजा था लेकिन उस चीज़ से वो कोई नहीं ले सकता, वो किसी वजह से शहर से बाहर हो सकता है, या फिर उसने वहाँ पे उसे मूव कर गया हो, या फिर वो उसको किसी अर्जेंट केसेस की वजह से वो ना देख पा रहा हो, तो उसकी वजह से क्या किया जाएगा। वो कहते हैं समन में भी सर्व एज फिक्सिंग ए कॉपी देयर ऑफ द यूजुअल लास्ट नॉन प्लेस ऑफ रेजिडेंस। और कहते हैं यहाँ पे लास्ट टाइम रहा था ना, उस जगह पे उसको समन को भेजा जाएगा। अगर कहते हैं डज नॉट रिजाइड इन टू डिस्ट्रिक्ट इन विच रेवेन्यू ऑफिसर इज एम्प्लॉयड एंड सीज टू विच समन रिलेटेड हैज रेफरेंस टू लैंड रेवेन्यू। अब उसमें ना अब एक बंदे को बार बार समन भेजा जा रहा है कि आप आएँ आप आएँ आप आएँ, लेकिन किस वजह से वो नहीं आ पाता, तो वो उसके जगह पे जाते हैं तो जगह घर बंद हो सकते हैं, या फिर वो कहीं मूव कर जाता है, वो किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है। तो फिर उस जगह का जो लैंड रेवेन्यू ऑफिसर होता है ना, जो जिस डिस्ट्रिक्ट में मूव होता है वहाँ पे उसको समन भेजता है, उसको पैगाम भेजता है कि ये बंदा जो है हमें रिक्वायर है, हमें चाहिए, तो ये हमें पास मिल नहीं रहा, इससे हमारा रब्ता नहीं हो पा रहा, तो जितना जल्दी हो सके हमारा इससे रब्ता करवाएं। तो वो क्या कर सकता है, तो वो कहते हैं इस या तो फिर उस जगह जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता है ना उसके साथ रेवेन्यू ऑफिसर से कह सकता है, या फिर इसकी और कंडीशन ये है कि उस समन के क्या करेगा, बाय पोस्ट उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास भेज देगा,
देखें सैनिक इज पोस्ट टू कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन विच पर्सन, जहाँ पे वो रहता हो, ठीक है। या फिर वो क्या करेगा, अगर फिर भी वो रिस्पॉन्स नहीं करते तो क्या करेगा, उसके कॉपीज़ करवाएगा समझ के और उस जगह पर रह देगा जिस जगह पे वो रहता है। उसके नज़दीक जितनी भी जगह बनते हैं जहाँ पे उनके इम्कानात मिल सकते हैं कि वो जगह वहाँ जा सकता है, तो वहाँ पे जाके लगा सकता है, ताकि जो बंदे इसको देखे, इसके रिलेटेड जो जानने पहचान वाला है वो इससे रब्ता करे और हमसे कॉन्टैक्ट करे, ठीक है। इसी तरीके से हो जाता है। अगर फिर जब उसके बाद जब बंदा उससे रब्ता करता है ना, उससे फिर कहते हैं कि समन में रेवेन्यू ऑफिसर सो डायरेक्ट सो सर्व्ड पर्सन नेम डायरेक्टर अदर इज एडिशन और सब सिचुएशन फॉर एनी मोड ऑफ फेयर सर्विस रजिस्टर्ड पोस्ट और थ्रू एनी इलेक्ट्रिक मीन्स टू पर्सन कनेक्टेड। अब कहते हैं वन पर्सन इज फॉरवर्ड एंड, अब देखिए अब उसने सेंड कर दिया, उस बंदे ने रिसीव भी कर लिया। अब जब उसने बंदे ने रिसीव, अब क्या करेगा, अब ये बात है ना, वो कहेगा कि वो रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स करने के बाद क्या होगा, पता है आपको क्या होगा? नहीं पता। अब है पॉइंट नंबर 5। इसमें बताया गया कि अगर एक रेवेन्यू ऑफिसर जो मे परस्यूम दैट समन हैव वैलिडिटी बीन सर्व्ड एट ए टाइम, मतलब वक्त पे उसको इन्फॉर्म किया गया व्हेन द लेटर वुड बी डिलीवर्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट, या तो ये पोस्ट कर दिया गया है, उसको मेल कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक मेल या शॉर्ट मैसेज के ज़रिए किसी भी तरह से उसको कन्फर्मेशन मिल गया है सच डिलीवरी, उसके कन्फर्मेशन रेवेन्यू ऑफिसर को मिल गया कि यह ख़त वाकई उस तक पहुंच गया है, समझ पैगाम उस तक पहुंच गया है, ठीक है। अभी तक तो ये बात, पहले तो ये बात हो रही है उस तक पैगाम नहीं पहुंचा पा रहे रेवेन्यू ऑफिसर जो आते हैं वो लैंड ओनर तक। अब लैंड ओनर मिल गया, उसको पैगाम भी पहुंचा दिया। अब क्या करेंगे, मोड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑर्डर प्रोक्लेमेशन ऑफ कॉपी देयर ऑफ। अब वो क्या करेंगे, उस तरह के कॉपी लेंगे, रेवेन्यू ऑफिसर जो अगर उसको इशू करेगा उस पर्सन को, ठीक है, और वो उसे कहेगा क्या करेगा, अब वो क्या करेगा, कहते हैं मोड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस अंडर और प्रोक्लेमेशन ऑफ कॉपी देयर ऑफ। अब 25 आर्टिकल में वो मेंशन करेगा अपने ऑफिसर जो रेवेन्यू, वो कहेगा कि मैंने इस बंदे से रब्ता किया है और किस तरीके से रब्ता किया है, या तो मैंने इसको इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए किया या पोस्ट के ज़रिए किया, ठीक है। और वो अपने जो उसके ऊपर जो लोग बैठे होंगे, ऊपर ऑफिसर बैठे, उनको जवाब देगा, उनको बताएगा, ये कंफर्म करेगा इस बंदे से मेरा रब्ता हुआ है और इस तरीके से हुआ है, ठीक है। कौन सा तरीका है, इलेक्ट्रॉनिक या फिर बाय पोस्ट। अब मोड ऑफ मेकिंग प्रोक्लेमेशन, व्हेन ए प्रोक्लेमेशन इज इशूड बाय रेवेन्यू officer, it shall in addition to any other mode of publication which may be prescribed by under this act be made with the beat of drum or other customary method by fixing a copy thereof on a conspicuous place in and near the land to the which it relates। अब प्रोक्लेमेशन बनाया जाता है, किस चीज़ के रिलेटेड बनाया जा सकता है, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर जो है ना इशू करता है इसके ऊपर, ये जो क्या आता है, कहते हैं कि ना पहले तो इसका मोड बताएगा, मोड कौन सा इलेक्ट्रॉनिक है, उसके बाद प्रोक्लेमेशन आएगा, प्रोक्लेमेशन कौन सा किस तरीके से करेगा, उसकी कॉपी करेगा, फिक्स करेगा, उसको जिस जगह पे उसकी ज़मीन है उसके नज़दीक वो जाके एक बोर्ड लगाएगा। उसके बाद तीसरी चीज़ है इंक्वायरी अंडर द एक्ट ऑफ डीम्ड यूजुअल प्रोसीजिंग, ठीक है। उसके ऊपर फिर एक प्रोसीडिंग करेगा, कहेगा कि ना एनी इंक्वायरी दैट शैल बी डीम्ड टू जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है। जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी जिसमें ना इसमें एवरी हेयरिंग डिसीजन इन सच इंक्वायरी शैल बी इन पब्लिक, ये पब्लिक मतलब एक पंचायत तो इकट्ठी हो गई, इंक्वायरी में क्या पंचायत इकट्ठी होगी जहाँ पे उनके आपस में डिस्कशन करेंगे और एक तो इस केस के रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। उसके बाद है लैंग्वेज ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, इसमें नोटिफिकेशन जो होता है वो कहता है कि ना कि लैंग्वेज जो होनी चाहिए वो ऑर्डिनरी यूज इन स्पेसिफाइड पार्ट्स ऑफ प्रोविंस, और जिस जगह पे जो ज़ुबान बोली जाती है ना, और रेवेन्यू ऑफिसर जो है उसी ज़बान में बात करेगा और जो लेटर इशू करेगा वो भी उसी ज़ुबान में करेगा, ठीक है। अगर अरेस्ट ऑफ डिफ़ॉल्टर टू बी मेड अपॉन वारंट, अगर फिर भी अब बात हो गई, चीट हो गई, मोड भेजे गए, हर तरीके से हो गए, उनको हर तरीके से रब्ता किया गया, उस रब्ता भी हो गया, लेकिन फिर भी वो बंदा जो है अपना लैंड रेवेन्यू नहीं दे रहा, तो फिर क्या करेगा, एक अरेस्ट वारंट जारी होगा, ठीक है, जो इसको अरेस्ट करेगा। पावर टू रेवेन्यू ऑफिसर टू इंटर अपॉन एनी लैंड एंड प्रीमिसेस फॉर पर्पस ऑफ मेजरमेंट्स के मकासद के लिए, प्रीमाइज के लिए या किसी भी और वजह से ज़मीन में
दाखिल होने के लिए रेवेन्यू ऑफिसर के पास पावर है या नहीं है। ये लैंड रेवेन्यू ऑफिसर जो होता है ना, रेवेन्यू ऑफिसर जो, उसके पास ये पावर होती है, ये ज़मीन में दाखिल हो सकता है और मेजरमेंट्स भी कर सकता है। ठीक है, अगर उसको कहीं से लगता है कि ये ज़मीन जो है ये लॉ के मुताबिक नहीं है, यहाँ पे कुछ गलत चीज़ें हैं, उनकी बाउंड्री में सही नहीं है, उसकी मट्टी में का कोई फ़र्क आ रहा है, या उसके असेसमेंट में कोई डिफरेंस आ रहा है, या फिर इसके ऊपर कोई इलीगल एक्सरसाइज हो रही है, या उस वजह से उसकी जो होती है वहाँ पे जो काश्त होती है वो गलत चीज़ के बारे में हो रही है, ये गवर्नमेंट के अंदर जिस चीज़ को बैन कर दिया गया है, या फिर वो चीज़ें हो रही हैं, तो वो उस लर्निंग में जा सकता है और उसको सुपरवाइज कर सकता है। प्लेस ऑफ सिटिंग, ए रेवेन्यू ऑफिसर जो होता है ना, अदर देन असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड मे एक्सरसाइज हिज पावर्स अंडर दिस एक्ट एज प्लेस विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज जुरिडिक्शन। वो कहते हैं लैंड रेवेन्यू ऑफिसर होता है ना, ये असिस्टेंट कलेक्टर के अंडर काम करता है, असिस्टेंट कलेक्टर के अंडर काम करता है। रेवेन्यू ऑफिसर वो क्या करता है, जो फर्स्ट ग्रेड के जो रेस होते हैं उसके पास ये पावर्स होती है ना, किसी भी वो एक ज़िले के अंदर वो काम उसकी मुलाजमत होती है असिस्टेंट कलेक्टर की, और ये एक ज़िले के अंदर काम करता है। जब होता है ना रेवेन्यू ऑफिसर, ये एक तहसील लेवल पे काम करता है, और तहसील के अंदर जहाँ पे भी उसका ऑफिस बनता है ना, उस तहसील के अंदर वो जैसे तहसील हेड क्वार्टर कहते हैं, वहाँ पे ये बैठता है। प्रोसीडिंग हेल्ड ऑन हॉलीडेज, ठीक है। रेवेन्यू ऑफिसर जो है ना, उसको ना एक नोटिफिकेशन के मुताबिक उनको हॉलीडेज छुट्टियाँ भी दी जा सकती हैं। ठीक है, वो कहते हैं बाज़ का ऐसे हो जाता है कि उनकी जो छुट्टियाँ होती हैं, वैसे तो ऑफिसर्स को छुट्टियाँ होती हैं, लेकिन बाज़ का हालात ऐसे हो जाते हैं उनकी छुट्टियाँ जो बंद की जा सकती है, किसकी वजह से, 32 की वजह से। अब सेल्स क्या होती हैं, गवर्नमेंट में फ्राम टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब विद व्हाट रेवेन्यू ऑफिसर शैल यूज ए सील एंड व्हाट साइज डिस्क्रिप्शन ऑफ सील शैल बी यूज बाय ईच ऑफ सच ऑफिसर्स। ये सील्स क्या होती हैं, सील्स जो होती हैं ये गवर्नमेंट लगाती है। ठीक है, गवर्नमेंट की जो होती है ना, ये वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ रेवेन्यू ऑफिसर्स जो हैं उनको रूल्स बताती रहती है, रेगुलेशंस बताती रहती है, हर चीज़ के बारे में नोटिफाई करके। अगर कुछ ऑफिसर जो होते हैं ना, कि वो कहीं देखते हैं कि ये चीज़ हमारे काम में हमारे रूल्स के ख़िलाफ़ है, उस चीज़ को सील कर सकते हैं, उनके पास ये पावर होती है। ठीक है, अब वो कहते हैं कॉस्ट के बाद एक रेवेन्यू ऑफिसर मे गिव एन पोर्शन द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इन मैनर ही थिंक्स फिट। अगर उसे लगता है कि इस जो ज़मीन पे जो कॉस्ट आ रही है ना, इसकी जो कॉस्ट आ रही है, जो इसकी कीमत है, उस पर रेवेन्यू ऑफिसर क्या करता है, कॉस्ट लेता है। ये किस चीज़ से लेता है, जो शख्स कंप्लेन करता है उस शख्स से कॉस्ट लेता है। अब बेशक वो रेवेन्यू ऑफिसर खुद हो या फिर कोई पर्सन हो। पेनल्टी, if a person required by someone notice order or proclamation receive proceeding from a revenue officer to attend at the certain time and place within the limits to a state in which ordinary resides, which in he hold cultivate lands, fails to comply the requisitions, be shall liable the restriction of revenue officer to fine which may extend to 500 rupees। वो कहते हैं एक बंदा है, उसको बाद पर नोटिफिकेशन दिया गया है, उसको समन भेजे गए हैं, नोटिस भेजे गए हैं, ऑर्डर दिया गया, प्रोक्लेमेशन की गई है, प्रोसीडिंग्स की गई हैं, लेकिन फिर भी वो ख़ास वक्त के अंदर वो नहीं आता ना, तो उसके बाद उसको पेनल्टी दी जाती है। उसको कम से कम पेनल्टी कितने की होगी, 500 रुपये की होगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में आता, पहले हमने पढ़ा था रेवेन्यू ऑफिसर्स, अब आ जाते हैं विलेजेस ऑफिसर्स। ठीक है, विलेजेस ऑफिसर्स वो कहते हैं कि ना, इस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो होता है ना, ये गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद उनके अपने रूल्स बनाता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट करता है, ड्यूटीज़ आगे बनाता है, उसके बाद ये सज़ाएँ और जज़ाएँ भी फिक्स करता है, सस्पेंशन भी करता है, विलेजेस ऑफिसर ये रिमूवल भी करता है, क्योंकि ये सब विलेजेस ऑफिसर उनके अंडर जो काम करते हैं। ये पूरा एक लैंड रेवेन्यू हमने पूरी क्लासेज इसके हमने पढ़ लिए हैं, जो टोटल 5 क्लासेज हैं। ठीक है, उसके बाद विलेज ऑफिसर जो सेस होता है, सेस का मतलब होता है खराज। ठीक है, ये नोटिफिकेशन जो होते हैं ये लागू करती है, कौन लागू करता है, प्रोविंस लागू करता है, किस पे, विलेज ऑफिसर्स पे। गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इम्पोज ऑन ऑल ऑन एनी ऑफ स्टेट इन द प्रोविंस ए सेस टू बी कॉल्ड द विलेज ऑफिसर सेस एट सच रेट और रेट्स नॉट एक्सीडिंग 5% ऑफ लैंड रेवेन्यू एड इज थिंग्स फॉर रेवेन्यू ऑफिसर्स। मैं आपको इसको आसान लफ्ज़ में ये बताती हूँ कि विलेज ऑफिसर जो होते हैं ना,
देखें, अब लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होना हो और लैंड रेवेन्यू वालों ने क्या करना है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है, और विलेज ऑफिसर वालों क्या करना है, सेस करना है। लैंड रेवेन्यू भी होता है जो पैदावार होती है ना उस पे आता है, ठीक है, पैदावार पे जो उनके प्रॉफिट बचता है उनमें से लैंड रेवेन्यू जाता है। और जो सेस होता है ना वो खराज होता है। खराज जो होता है ना वो ये फसलों के बारे में नहीं आता, ये ज़मीन के रिलेटेड होता है। अगर किसी की अगर हिस्से में ज़मीन आ रही है ना 10 एकड़, उस पर आप गवर्नमेंट ने कह दिया कि वो हर जो जितनी जिसके पास 20 एकड़ ज़मीन है ना, सॉरी 12 एकड़ ज़मीन है ना, वो क्या करे, 10,000 रुपये टैक्स दे। मैं मिसाल के तौर पर बता रही हूँ। तो ये जो टैक्स होगा ना 10,000 ये सेस होगा। ये कौन इकट्ठा करेगा, ये विलेज ऑफिसर्स कलेक्ट करेंगे। और ठीक है, अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो होता है ना गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद क्या करते हैं, इस तरह के इसको कलेक्ट करने के कंट्रोल करने की डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, विलेज ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं, वो क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं इनके, और रिस्ट्रिक्शंस और अटैचमेंट और असेसमेंट ऑफ रेमोनेशन ऑफ विलेज ऑफिसर। अब विलेज ऑफिसर जो इनके कुछ अटैचमेंट जो होती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी बताई गई हैं कि कहाँ कुछ चीज़ें ऐसे यहाँ पे वो नहीं कर सकते काम। जैसे कि विलेज ऑफिसर सब सेक्शन में कहा गया 37 के, देखें सेक्शन 1 में गवर्नमेंट ऑफिसर, देखें वो कहते हैं रेट्स एंड रेट्स के बात कर रहे हैं। कहते हैं कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ सिविल और रेवेन्यू कोर्ट। कहते हैं बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इनके जो विलेज ऑफिसर्स होते हैं ना उनकी रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती हैं अगर वो खराज बहुत लिमिट से ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। एन असेसमेंट और चार्ज ऑन अग्रीमेंट ऑफ साइन और चार्ज और एनी सच रेमुनेशन शैल बी वॉइड अनलेस इट इज़ अथोराइज्ड बाय रूल्स मेड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन दिस बिहाफ। ये ऐसी ये 38 जो आर्टिकल है इसको बस रहने दें। अब तो विलेज ऑफिसर्स आपको पता होना चाहिए कौन से होते हैं। ये तहसील से नीचे जो आते हैं ना, तहसील के बाद नायब तहसीलदार होते हैं, तहसीलदार के बाद आगे छोटे छोटे आगे इनके ना विलेज ऑफिसर्स होते हैं जिसमें मुख्तलिफ लोग आते हैं। विलेज ऑफिसर्स में हमने डेफिनेशंस पढ़ी है पीछे वाले हमने वीडियो में, यहाँ पे देखिए कौन कौन लोग आते हैं, आपको मैं मज़ीद बता देती हूँ इनमें कौन कौन आते हैं। ये देखें अभी आप वहाँ पर निकालते हैं, 1 सेकेंड वेट कीजिएगा। ये देखिए डेफिनेशन हमने पढ़ा है, इसमें पटवारी आ जाते हैं, कनुंगोज आ जाते हैं, जैबिर्स आ जाते हैं, कोतार्स आ सकते हैं, तापेदार आ जाते हैं, पिया, जरबाब, राइस और हेडमैन जिसको लंबरदार भी कहते हैं, ठीक है। ये सारे लोग आ जाते हैं विलेज ऑफिसर्स में। इनका काम क्या है, इनका सेस इकट्ठे करना, ठीक है। और लैंड रेवेन्यू ऑफिसर का काम क्या है, रेवेन्यू इकट्ठा करना और टैक्स जो होता है वो इकट्ठा करना, ठीक है जी। आज तो हमने पढ़ लिया इतने तक। हम नेक्स्ट वीक अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इस तरीके से इनके रिकॉर्ड्स बनते हैं। पहले इनके रिकॉर्ड्स किस तरह से बनाएंगे, उनके पीरियोडिकली कैसे डिवाइड किया गया है, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे अगले वाली वीडियो में जो स्टार्ट होगी 39 आर्टिकल से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप सब देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको याद करने में बड़ी आसानी होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।